हरिओम, ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत समावेशी शिक्षा में एनसीएफ 2005 के विषय में अध्ययन करेंगे। एनसीएफ 2005 की शुरुआत लोकसभा में अर्जुन सिंह के संभाषण के माध्यम से एनसीईआरटी की बैठक होती है। फिर उस बैठक के द्वारा 1993 का हवाला देते हुए प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एनसीएफ 2000 के सुधार हेतु 2005 एनसीएफ अपना कार्य करना शुरू करती है, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी के मार्गदर्शन या उनके आध्यात्मिक दृष्टिकोणों को अपनाते हुए शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को अपनाते हुए, मूल सिद्धांतों को अपनाते हुए वह दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। इसका पूरा डिटेल में व्यवस्थित और व्यापक चर्चा इसके ठीक पहले वाले वीडियो यानी भाग 1 में किया गया है। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जो है एनसीएफ 2005 के जो 5 अध्याय हैं, उन 5 अध्यायों के महत्वपूर्ण बातों की हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए इस वीडियो के अंतर्गत एनसीएफ 2005 के 3 अध्याय, 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय के महत्वपूर्ण बातों को समझने का प्रयास करते हैं। पहले अध्याय में इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण निर्देश पाठ्यक्रम निर्माण से लेकर के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को भी संदर्भ में, प्रक्रिया के भी संदर्भ में निर्देशित किया। पहला इन्होंने बताया कि भारत में विविधता भरा समाज पाया जाता है, इसीलिए जो शैक्षणिक कार्यक्रम हो या पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी जो गतिविधियाँ हो, उसमें सभी समाज के बातों को, सभी समाज की जातियों को, सभी समाज के संस्कृतियों को, सभी समाज की दैनिक जीवन या व्यवहारिक अनुभव इत्यादि को भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए और पढ़ाया जाना चाहिए या उनसे जोड़ करके अध्यापक को पढ़ाना चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया शिक्षा बिना बोझ के, इसकी विस्तृत चर्चा पिछले वीडियो में की जा चुकी, फिर भी शिक्षा बिना बोझ का तात्पर्य यह है कि बालकों के ऊपर जो ज़्यादा विषय का बोझ न हो प्राथमिक स्तर पर। दूसरा, अध्यापक उन पर दबाव न बनाए, किसी प्रकार का मारे पीटे न सीखने के लिए या पढ़ने के लिए। तीसरा दबाव इस बात का भी न हो कि नहीं आपको इस समय तक ये सब तैयार ही कर लेना है, यानी किसी भी प्रकार का बालक के ऊपर बोझ पढ़ने के लिए या सीखने के लिए न डाला जाए, क्योंकि बालक जो है अपने अनुभव द्वारा, अपनी क्रिया के द्वारा, विभिन्न सामाजिक गतिविधियों के द्वारा वह स्वतः ही सीखने के लिए सक्रिय रहता है। बस अध्यापक को उसकी व्यवस्था देना जरूरी है। इसीलिए विद्यार्थी को या अधिगमकर्ता को, अध्यापक को किसी प्रकार का उससे पर बोझ नहीं डालना चाहिए। इसका भी बात सुझाव दिया गया। अगला, संवैधानिक मूल्य। संविधान के अंतर्गत जो हमारा मूल अधिकार है, जो हमारा मूल कर्तव्य है, उससे जोड़ करके जो है पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए, बालकों को सिखाया जाना चाहिए। जैसे शिक्षा का मूल्य, स्वतंत्रता का, समानता का, अभिव्यक्ति का, संवैधानिक रूप से अल्पसंख्यकों का, ये सब जो चीज़ें हमारे मूल अधिकार हैं संवैधानिक के अंतर्गत, मताधिकार, सरकार चुनने का अधिकार, जो कुछ भी है, उन सबसे बालकों को जोड़ करके पढ़ाया जाना चाहिए। ये भी बात महत्वपूर्ण उल्लेख किया गया। अगला है समानता और संवेदनशीलता। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत जो 21 समीक्षा समूह गठित किए गए थे, उन रिपोर्टों को संगठित करते हुए यह भी बात सुनिश्चित की गई कि भारत में विभिन्न प्रकार के समाज, विभिन्न प्रकार के धर्म, विभिन्न प्रकार की जाति इत्यादि पाई जाती है। तो हम शिक्षा के अंतर्गत सबके समान आदर हेतु समानता का भाव, विचार, कर्म, ज्ञान, शिक्षा, आवश्यकता इत्यादि को भी समझाने पर बल दे। साथ ही संवेदनशीलता। जो व्यक्ति संवेदनशील होता है, भावात्मक होता है, वह सही कार्य करता है। क्यों? क्योंकि जो दूसरे को दुख देता है, संवेदनशील उस दुख को अपने ऊपर भी समझ लेता है। लेकिन जो संवेदनहीन होता है, वह हिंसक पशु के समान सबको मारता फिरता है, सबको कष्ट ही देता रहता है।
तो शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत संवेदनशीलता पर भी बल दिया गया ताकि व्यक्ति परोपकार, सहयोग, सहानुभूति, प्रेम, उदारता, क्षमा इत्यादि जो मानवीय मूल्य हैं, मानवीय गुण हैं, उनका भी विकास बालक के अंदर हो सके। इस सब बातों का भी समावेश शैक्षणिक गतिविधि NCF 2005 के अंतर्गत किया गया। दूसरे अध्याय में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें, उसको भी देखते हैं। दूसरे अध्याय के अंतर्गत अभिमुखीकरण का तात्पर्य है कि बालक के लिए अध्यापक एक व्यवस्थापक सहयोगी का कार्य करे ताकि अधिगमकर्ता सीखने की ओर अभिमुख, मतलब सीखने की ओर बढ़ सके, सीखने के लिए उत्सुक हो सके। तो अध्यापक शैक्षणिक शिक्षण अधिगम व्यवस्था के अंतर्गत, विद्यालयी व्यवस्था के अंतर्गत, विषय के चुनाव के अंतर्गत, विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत ऐसा व्यवहार करे कि बालक जो है स्वयं से करके सीखे या सीखने के लिए प्रेरित हो जाए, सीखने के लिए उत्सुक हो जाए। ऐसी व्यवस्था देने के लिए भी निर्देश किया गया। अगला है सर्वांगीण विकास एवं अधिगम। बालकों का सर्वांगीण विकास यानी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, वैज्ञानिक जो भी है, यानी सभी तरफ उसका विकास हो, सामाजिक रूप से, धार्मिक, आर्थिक सभी दृष्टिकोण से क्या हो, उसका विकास हो। इसके लिए अध्यापक को यह जरूरी है कि समाज से, देश से, मानव जीवन से, अनुभव से, उसके समाज से, पास पड़ोस से, उसके स्तर से, जो समाज में विभिन्न प्रकार की जातियां हैं उनसे जोड़ करके उसको पढ़ाए, समझा के पढ़ाए, तब जो है उसका सर्वांगीण विकास होगा। साथ ही उन सब सर्वांगीण विकास के अंतर्गत उनको मानव जीवन के अच्छे पहलुओं, अच्छे क्रियाकलाप, अच्छे आदतों को सीखने का भी अवसर या सीखने की बातों को निर्देशित करे, समझाए, बताए। इसके लिए भी अध्याय 2 में NCF 2005 निर्देशित करता है। अगला है समावेशी वातावरण। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अनेक प्रकार के बालक बालिका होते हैं। प्रतिभाशाली बालक, सामान्य बालक, मंदबुद्धि बालक, पिछड़े बालक, विकलांग बालक, मूक बधिर बालक, श्रवण बाधित बालक, दृष्टिबाधित बालक, ठीक है, बहुविकलांगता, अनेक प्रकार के, सभी प्रकार के बालकों को जो है एक ही कक्षा में समान पाठ्यक्रम पढ़ाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन अब जो जैसा बालक है उसकी वैसी व्यवस्था कक्षा में करनी चाहिए। साथ में अध्यापक को भी वैसी व्यवस्था, वैसी भाषा, वैसी विचार वैसा स्वयं करे, वैसा विद्यार्थियों से कराए ताकि सभी बालक सामान्य कक्षा में पढ़ने के लिए क्या हो, एक सामूहिक परिस्थिति अनुकूल रूप से बन सके, सबको पढ़ने में किसी प्रकार की बाधा ना हो, बैठने में, विद्यार्थी को आने जाने में किसी प्रकार की बाधा ना हो। तो इसके लिए भी निर्देशित किया गया। अगला है स्थानीय ज्ञान एवं अनुभव। अध्याय 2 के अंतर्गत स्थानीय ज्ञान, जो उसके समाज का ज्ञान है, समाज का व्यवहार है, जीवन का उसका अनुभव है, उससे जोड़ करके बताया जाए, पढ़ाया जाए, समझाया जाए, ताकि वह समाज की आवश्यकता और समाज का लाभ और अपना धर्म, कर्तव्य, दायित्व को भी समझ सके और अपने जीवन में अपने सामाजिक दायित्व, व्यक्तिगत दायित्व इत्यादि को भी उठा सके, पूरा कर सके। इन सब से संबंधित बातों का भी उसमें जिक्र किया गया, जिसमें स्थानीय ज्ञान यानी उसके पर्यावरणीय, पास पड़ोस, घर, समाज, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न समाज की बातों से उसे जोड़ करके पढ़ाई लिखाई पर बल दिया गया। आगे है अभिव्यक्ति, यानी इसमें इस बात का भी ध्यान, व्यक्तित्व में अधिगम, चुनाव एवं अनुकूलता, यानी बालक के जो भी बालक के अंदर विशिष्टता है, उस विशिष्टता के आधार पर उसके विकास हेतु, उसके जीवन के निर्माण हेतु अभिरुचि की स्वतंत्रता प्रदान की जाए। ये न कि नहीं तुम्हें यही करो, तुम यही सीखो, यही प्रशिक्षण लो, यही विषय पढ़ो, ऐसा न हो, बल्कि क्या हो, उसके व्यक्तित्व में जो उसकी रुचि है उसका भी ध्यान रखा है, उसके विषय के चुनाव की भी स्वतंत्रता देते हुए विद्यालय स्तर पर या शैक्षणिक स्तर पर अनुकूल व्यवस्था अध्यापक करे, अनुकूल व्यवहार करे, अनुकूल पाठ्यक्रम निर्माण करे, अनुकूल शिक्षण करे, ताकि वह बालक अपनी योग्यता, क्षमता, अभिरुचि के अनुसार अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सके या अपने व्यक्तित्व के में जो उसके अंदर विशेष गुण है उसके आधार पर वह अधिगम करते हुए अपने जीवन का विकास कर सके। इसके लिए भी निर्देश दिया गया। आगे आते हैं अध्याय 3। अध्याय 3 में
बहुत सारी विषयों को ध्यान में रख करके निर्देश दिया गया। फिर भी जो महत्वपूर्ण उन विषयों में बातें लगी उनको मैं शामिल किया हूँ, उसको भी देखते हैं। भाषा विकास, इस पर भाषा विकास में बहुत बल दिया गया। भाषा विकास के अंतर्गत वो मातृभाषा को या भाषा के मातृभाषा में विशेष रूप से शिक्षा की बात तो कही गई, लेकिन उसमें लिखने, बोलने, सुनने और पढ़ने संबंधी बात, ये भाषा के 4 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। बिना इसके आप किसी बात को नहीं समझ सकते या समझने में बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी अगर ये नहीं आता है तो लिखना, बोलना, सुनना और पढ़ना, इनको जो है इस पर विशेष रूप से बल दिया गया है। ख़ास तौर से यह चारों कार्य पहले उसको मातृभाषा के लिए ही तैयार किया जाए, मातृभाषा में ही उसे शिक्षा दी जाए या उसकी जो स्थानीय भाषा है उसी में उसकी शिक्षा दी जाए। इसके लिए उसे स्वतंत्रता प्रदान की गई। अध्यापक उसे दूसरी भाषा सीखने के लिए या प्रारंभ में सीखने, बोलने, पढ़ने, लिखने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, यह भी निर्देश दिया गया। साथ में मातृभाषा में शिक्षा, यह इस पर भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसने कहा कि नहीं, मातृभाषा में शिक्षा अनिवार्य होगा। बालक को प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा में अनिवार्य होगा, जिससे उसके अंदर किसी चीज़ के प्रति जिज्ञासा या इच्छा या अनुभव या जो अपने जीवन में आसपास में जो क्रियाकलाप देखा है उसके आधार पर वह अपनी जिज्ञासा प्रकट सके और हर बात को अच्छी तरह से अपने स्तर से समझ सके, बता सके, पूछ सके, जान सके, जिज्ञासा प्रकट कर सके। इसलिए मातृभाषा से ही शिक्षा के प्रारंभ में जोर दिया गया। आगे है त्रिभाषा सूत्र, इसमें 3 भाषा सूत्र को भी स्वीकार किया गया, निर्देशित किया गया। मातृभाषा में शिक्षा, उसके बाद हिंदी और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय भाषा, चाहे अंग्रेजी को मान लीजिए। तो कुल मिला के गए त्रिभाषा सूत्र, या अपनी वो मातृभाषा पढ़े, फिर उसको जो और अच्छी भाषा लगती है वो पढ़ सकता है और राष्ट्रभाषा पढ़ सकता है। कुल मिला के त्रिभाषा सूत्र पर विशेष बल दिया गया। फिर साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि हो सके तो, अनिवार्य तो नहीं किया गया, हो सके तो अंग्रेजी उसे सिखाई जाए, जो उसके हर क्षेत्र में या विभिन्न भाषाई क्षेत्र में आने जाने पर वो किसी कार्य या किसी व्यवहार, किसी गतिविधि को समझ सके, जान सके। बड़ी विचित्र बात है कि भारत जो विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं जो दूसरी की मातृभाषा में विकसित हुआ हो, लेकिन भारत में भारत की मातृभाषा छोड़ करके विदेशी भाषा को ही सिखाने पढ़ाने पर बल दिया जाता है। अब क्या कहे जाए, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत ये बात कही गई, 3 भाषा सिखाने पर, यानी प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा, उसके बाद हिंदी राष्ट्रीय भाषा, उसके बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी या जो भी उसे सिखा सकें, या वैकल्पिक रूप में कोई भी भाषा प्रयोग कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। फिर भी आप उसे, अगर वो मातृभाषा ही उसकी हिंदी है तो कोई बात है नहीं, फिर भी ये त्रिभाषा सूत्र के लिए निर्देशित किया गया। आगे है बहुभाषा प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति संसाधन। अब जैसे अनेक प्रकार की जो भाषाएं होती हैं उसे मानव जीवन में सीखने के लिए एक साधन बनाया जाए, न कि बोझ या समस्या बनाई जाए। जैसे कोई हिंदी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई जो है उड़िया बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, कोई कुछ भाषा बोलता है। तो जहाँ पर अनेक प्रकार के भाषा वाले बालक मिलते हैं, ऐसे बालकों को शिक्षण करते समय या कुछ सिखाते समय उनकी भाषा उनके ऊपर बोझ न बने, बल्कि अध्यापक ही उनके संग ऐसे ढंग का अधिगम करे या ऐसे ढंग का भाषा का इस्तेमाल करे या ऐसे व्यवहार से जोड़ करके शिक्षण अधिगम व्यवस्था अपनाए कि उनको पढ़ने में आसानी महसूस हो। विभिन्न भाषाएं एक दूसरे समाज को जानने, समझने और एक दूसरे के संग उचित व्यवहार करने का साधन बन जाए। जैसे आप उर्दू वाले के साथ रहेंगे, कुछ न कुछ उर्दू जान ही जाएंगे, वो भी आपका हिंदी जान जाएगा। उसी तरह से जो विभिन्न भाषाएं वाले क्षेत्र हैं, बालक हैं या स्थान हैं जहाँ ऐसी स्थिति पाई जाती है, वहाँ पर वो भाषाओं के साथ अध्यापक ऐसा शिक्षण अधिगम व्यवस्था या ऐसे ढंग का शैक्षणिक कार्य करे कि वह भाषा बोझ न बने, बल्कि क्या करे, एक दूसरे के जानने, समझने, सीखने का साधन बन जाए। आगे है
गणित यांत्रिक प्रक्रिया, गणित के लिए भी निर्देश दिया गया कि गणित को जो है एक यांत्रिक प्रक्रिया, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाई जाए जिससे गणित को समझना सरल हो जाए। जैसे पहले सरल बताओ, फिर सरल से जटिल की ओर बताइए उसको, पहले सरल बढ़ाइए फिर उसको जटिल, फिर मूर्त से अमूर्त ऐसे भी कर सकते हैं। पहले उसके जो जीवन में, व्यवहारिक जीवन में जो अनुभव की चीज़ें हैं, जिन वस्तुओं को देखा है, उसके आधार पर उसे सिखाते हुए आप उसे अमूर्त की ओर ले जाएं। जैसे कि 2 2 4 होता है, 2 2 4 होता है, आप अंगुली के माध्यम से बताए, फिर उसके बाद उसको विभिन्न वस्तुओं के माध्यम से बताना शुरू किए। तो कुल मिला करके एक प्रकार से उसे मूर्त, यानी जो चीज़ दिखाई देता है उसके आधार पर उसे सिखाएं, फिर अमूर्त की ओर ले जाएं, सरल से जटिल की ओर ले जाएं, पहले सरल बताएं फिर जटिल की ओर ले जाएं। तो ऐसी गतिविधियों को अपना करके गणित को सिखाने पर भी बल दिया गया, निर्देश दिया गया एनसीएफ 2005 के अंतर्गत। अगला है विज्ञान में रचनात्मक एवं अधिगमकर्ता के अनुकूल। विज्ञान में यानी विज्ञान के द्वारा जो उसके मानसिक योग्यता क्षमता का स्तर है, उसके आधार पर कुछ ऐसे गतिविधि क्रियाकलापों को निर्देशित किया जाए, पढ़ाया जाए, समझाया जाए, जिससे उसके अंदर किसी चीज़ को करने, समझने, निर्माण करने की प्रवृत्ति का विकास हो, सृजनशीलता का विकास हो। साथ ही उसको वैज्ञानिक गतिविधियों के अंतर्गत कुछ ऐसे अनुभव, प्रयोग, व्यवहार करके सीखने पर बल दिया जाए जो उसको सीखने की परिस्थिति के अनुकूल हो। विज्ञान में तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो ऊंचे स्तर की हैं, बल्कि बालक की योग्यता क्षमता के अनुसार ऐसी परिस्थिति या ऐसे प्रयोग या ऐसे निरीक्षण, परीक्षण या विषय को सिखाया जाए जो उसके योग्यता या सीखने के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न करे, उसके सीखने के पहुंच के अंदर हो। इस बात पर भी उसमें बल दिया गया। अगला पर्यावरणीय जागरूकता, पर्यावरणीय शिक्षा पर भी बहुत बल दिया गया। समाज में पर्यावरण का महत्व, समाज में पर्यावरण की आवश्यकता, पौधों का महत्व, आवश्यकता, जीव जंतुओं का महत्व, आवश्यकता, समाज में स्वच्छता का महत्व और आवश्यकता, प्रदूषण का दुष्प्रभाव और जीवन में स्वच्छता, उसका लाभ, शारीरिक स्वच्छता, पवित्रता इत्यादि का लाभ इत्यादि से उसे जोड़ करके, दैनिक दिनचर्या से जोड़ करके पर्यावरण का महत्व बताया जाए, सिखाया जाए, उसे आदत डाली जाए पर्यावरण पर अनुकूल व्यवहार करने की, उसको सोच समझ दी जाए, ताकि वह धीरे धीरे पर्यावरण की जो आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है उसको समझे, उसके प्रति अपने योगदान, अपने समझ, अपने व्यवहार को सीख सके। इस पर भी बल दिया गया। अगला है शारीरिक स्वास्थ्य। पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य पर बल दिया गया। इसमें भोजन, शारीरिक व्यायाम, शारीरिक कुशलता, प्राणायाम, शारीरिक स्वास्थ्य यानी शारीरिक पोषण, व्यायाम, खेलकूद इत्यादि के माध्यम से संबंधित बातों को भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने पर बल दिया गया। साथ ही शैक्षणिक गतिविधियों के अंतर्गत शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और पाठ्यक्रम में पोषण संबंधी जानकारी, स्वस्थ डाइट संबंधी जानकारी भी शामिल करने पर बल दिया गया या इसके लिए भी निर्देशित दिया गया। अगला है शांति के मूल्य का संवर्धन। शांति कब मिलती है व्यक्ति? जब आदमी का कर्म पवित्र हो, शरीर पवित्र हो, बुद्धि पवित्र हो, व्यवहार पवित्र हो। यानी जो हमको पवित्रता से शांति मिलती है, उन शांति के लिए किस प्रकार से क्यों आवश्यक है, शांति क्यों जरूरी है, पवित्रता क्या है, पवित्रता से शांति कैसे मिलेगी। याद रखिए, तो शांति के जो मूल्य हैं, चाहे वो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, आप अच्छी की संगत करेंगे तो भी शांति मिलेगी, अच्छे कार्य भला के लिए करेंगे तो भी शांति मिलेगी। तो शांति के जो विभिन्न स्वरूप हैं, आवश्यकता हैं, जो महत्व है, जो स्वच्छता है, जो पवित्रता है, जो समझ है, उन सबको भी सिखाने पढ़ाने पर बल दिया गया, बताने पर बल दिया गया इस एनसीएफ 2005 के अंदर। अगला कलात्मक स्वीकृति। कला के अंतर नृत्य, गीत, संगीत, अनेक प्रकार का मुखौटा नृत्य, भारतनाट्यम, अनेक प्रकार के नृत्य हैं। उसी तरह से कलाकृति, सौंदर्य, रंगोली, चित्रकला, शिल्पकला, वास्तुकला, कई प्रकार की। एक कलात्मक गतिविधियों को सीखने, समझने, अपनाने, अभ्यास करने, पाठ्यक्रम में शामिल करने, सिखाने, बताने संबंधी सभी बातों को एनसीएफ 2005 के अंदर स्वीकार किया गया।
या निर्देशित किया गया कि ऐसे ढंग का हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए, या ऐसे ढंग की बातों के साथ अध्यापक को सब चीज़ें समझाने पर बल दिया गया। आगे है सामाजिक विज्ञान की अवधारणा। सामाजिक विज्ञान क्या है? सामाजिक विज्ञान समाज के विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत सुव्यवस्थित क्रम ढंग से मानव कल्याण के दृष्टिकोण से अध्ययन करने का एक वैज्ञानिक आधार है। उसको क्या कहते हैं? सामाजिक। वैसे सामाजिक विज्ञान इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र 4 महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसको सामाजिक विज्ञान की संज्ञा दी जाती है। लेकिन सामाजिक विज्ञान क्यों आवश्यक है, क्यों इसको जानना चाहिए? आर्थिक पहलू, ऐतिहासिक पहलू, सामाजिक पहलू क्यों जानना जरूरत है? नीतिगत पहलू क्यों जानना आवश्यक है? इसके पीछे माध्यमिक स्तर तक या पूर्व माध्यमिक स्तर तक कौन कौन से सोच समझ विकसित हो जाना चाहिए जो उसको अपने व्यक्तित्व के निर्माण हेतु, समाज के विभिन्न घटकों के समझ हेतु आवश्यक है, उस सब बातों को समझाया जाना चाहिए। साथ में देश में मुद्दे क्या हैं, सामाजिक मुद्दे क्या हैं, सामाजिक चुनौतियां क्या हैं, समस्याएं क्या हैं, इन सामाजिक क्षेत्र में हमारा उत्तरदायित्व क्या है, हमारा कर्म क्या है, हमको क्या योगदान देना चाहिए, इसके प्रति हम किन किन गतिविधि, प्रारूप, प्रक्रिया इत्यादि के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, ये किस तरह से हमको लाभ देगा, हम किस तरह से इसकी सहायता करें, क्यों आवश्यक है, इन सब बातों से जोड़ करके उसे समझाया जाना चाहिए। सामाजिक मुद्दे क्या है, राष्ट्रीय मुद्दे क्या हैं, ये सब की बातों को उसे अवगत कराया जाना चाहिए, या इत्यादि बातों से उसे परिचित करा करके अध्ययन अध्यापन करना चाहिए। देखिए भाई, एक तो ब्लैक बोर्ड है, इसी पे हमने जो है लगभग 3 अध्याय का तो चर्चा किया, आपको समझाने का प्रयास किया। अब आगे वाले तीसरे भाग में इसके 2 अध्याय का और हम चर्चा करेंगे, ताकि एनसीएफ 2005 के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण पहलू हैं, तथ्य हैं, जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, उसको आप समझ सकें, आप उसे जान सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।